Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of dual nature of radiation and matter chapter. Today we are going to discuss about de Broglie hypothesis. So ये बहुत ही important topic है इस chapter का, प्लस 12th में जिसने भी फिजिक्स लिया है उसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस तो डेफिनेटली पता होगा ही होगा कि ऐसा कोई टर्म है जिसका नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ना कितना फेमिलियर होता होगा ये. तो सबसे पहले ना बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट ना दीज थिंग्स आर नीडेड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो जैसे अभी ना थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब ना आज ना लाइट का नेचर क्या है एंड व्हाट डू वी कंसिडर अबाउट लाइट एंड ऑल, वो सारी चीजों पे हम ना डायरेक्टली नहीं पहुंचे. तो हमने पहले ना कुछ अजम्पशन किया हुआ था, मतलब साइंटिस्ट ने कुछ अजम्पशन किया हुआ था, उन्होंने अपने आइडियाज प्रपोज किए, बट क्या हो गया कि वो थ्योरीज और वो आइडियाज फेल हो गए, फिर नए आइडियाज और नए थ्योरी आए. ठीक है, सो थ्योरी ऑफ लाइट और रेडिएशन. ठीक है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है लाइट. तो मैं लाइट की बात करूं या रेडिएशन की बात करूं, मींस आई एम ट्राइंग टू मेंशन द सेम टर्म. ठीक है, अगर मैं लाइट बोलूं या रेडिएशन बोलूं तो आप समझ रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइट ओनली या आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडिएशन. बेसिकली दोनों सेम क्वांटिटी ही मैं कंसिडर करके चल रहा हूं. तो जो पहला था कार्पेस्कुलर थ्योरी, कार्पेस्कुलर में था, कार्पेस्कल का मतलब होता पार्टिकल. तो पहले ऐसा अजम्पशन था कि ना लाइट का ना नेचर पार्टिकल है. ठीक है, अब ना उसमें क्या हुआ, क्यों फेल हो गया, उन चीजों पे मैं नहीं जा रहा हूं. जैसे मैं बताना चाहता हूं कि जो पहला अजम्पशन था उसके हिसाब से लाइट को ना पार्टिकल नेचर का अज्यूम किया गया. एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये अजम्पशन दिया था न्यूटन ने. ठीक है, अब दूसरा हम आ जाते हैं वेव थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट. इसके हिसाब से ऐसा अज्यूम किया गया, जब ये थ्योरी फेल हो गया तब अज्यूम किया गया कि ना लाइट का वेव नेचर है, तो लाइट शोज वेव नेचर. अब क्या होता है कि वेव नेचर में ना कुछ प्रॉपर्टीज थे जो ना वो शो करता था, जो हमको रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रहा था, बट ना फिर भी कुछ डीमेरिट्स रह गए थे. जैसे कि ना वेव नेचर का एक होता है कि ना वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड ऑल, कुछ ऐसी चीजें थी. और यहां पे क्या होगा, सन से अर्थ तक आने के लिए बीच में वैक्यूम है. क्लियर, तो वेव कैसे ट्रैवल करके आएगा, तो कुछ उस रीजन की वजह से ये थ्योरी फेल हो जाता है. फिर ना आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. जो वेव थ्योरी में हमने डिस्कस किया था सेम का सेम कॉन्सेप्ट यहां पे था, बस इतना अज्यूम कर लिया गया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहां पे ये पार्टिकल नेचर के लिए हमने अज्यूम किया, यहां पे हमने लाइट को क्या अज्यूम किया, वेव नेचर अज्यूम किया. फिर आता है क्वांटम थ्योरी. अच्छा देखो, वेव थ्योरी दिया था, हाइगन इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, Huygen, हाइगन इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट जिसने वेव थ्योरी दिया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया था. अब जो नेक्स्ट है क्वांटम थ्योरी. क्वांटम थ्योरी एक्चुअल में तो प्लैंक्स ने दिया है, लेकिन क्या है ना उसको बाद में जिस टर्म में हम डिस्कस करें उस टर्म में कन्वर्ट किया था आइंस्टीन ने. तो आपको ना क्वांटम थ्योरी काफी जगहों पे मिलेगा कि आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी या आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी को यूज करके अपने आइडियाज को प्रपोज किया था, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की थ्योरी को यूज करके अपने आइडियाज को प्रपोज किया था इन टर्म्स ऑफ यू कैन से दिस नेचर ऑफ लाइट वगैरह के टर्म में, या उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्वांटम थ्योरी को यूज किया था. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट वाज अज्यूम कि लाइट ना छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोटोन. तो एक हिसाब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना वी विल इमेजिन दैट प्लेस आल्सो लाइट को पार्टिकल इन नेचर. तो यहां पे कार्पेस्कुलर थ्योरी में लाइट वाज अज्यूम टू बी पार्टिकल इन नेचर, वेव थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में लाइट वाज अज्यूम टू बी वेव इन नेचर, और क्वांटम थ्योरी में वापस हमने क्या किया, पार्टिकल नेचर में अज्यूम कर लिया. इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे ना वेव थ्योरी में कुछ चीजें जो एक्सप्लेन कर पाता था, जब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उन चीजों का हमने इफेक्ट देखा. जैसे ना कुछ ना कॉमन फेनोमेनन थे लाइट के, जैसे ना इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, फिर उसके बाद ना कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया. ठीक है, और रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया. ये सारी चीजों को ना वो ऑब्जर्व करते थे कि मतलब ना लाइट के टर्म में, मतलब लाइट कौन से लाइट को, अगर हमने लाइट को पार्टिकल नेचर में अज्यूम किया तो क्या पार्ट हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कौन सी चीजों को हम ना एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली ना ऑब्टेन कर पा रहे हैं. जब प्रैक्टिकली करते थे तो उनको ये सारे इफेक्ट दिखाई देते थे, बट जब थ्योरेटिकली लेते थे ना कि पार्टिकल नेचर उन्होंने लिया तो सारे फिनोमिना ना एक्सप्लेन नहीं हो पाते थे, या जब वो ना वेव नेचर लेते तो सारे फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पाते थे. तो उस बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया ठीक है पार्टिकल नेचर से ये पर्टिकुलर पार्ट हम स्टडी कर पा रहे हैं और वेव नेचर से ये पर्टिकुलर पार्ट स्टडी कर पा रहे हैं. लेकिन ना किसी ने भी ऐसा शो नहीं किया कि ना पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ना एक साथ में एग्जिस्ट होता होगा, ऐसा किसी ने शो नहीं किया तब तक, जब तक ना हमने ये चार आइडियाज को प्रपोज किया था. मतलब जब तक ये चार आइडिया को उन्होंने प्रपोज किया
तब तक किसी ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाईलाइट नहीं किया कि मतलब लाइट का ना पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है। बट ना ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ना इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था, ये ना एक अजम्पशन पे बेस्ड था। तो अजम्पशन क्या है और क्यों है, उन चीजों पे भी हम आ जाएंगे। तो सबसे पहले ना मैं इन चीजों को डिस्कस कर लेता हूं कि अगर ना पार्टिकल नेचर है तो क्या होगा और वेव नेचर है तो क्या होगा। तो अभी हमने ऐसा यहां पे लिया कि लाइट और रेडिएशन अज्यूम्ड, तो हमने ले लिया लाइट और इफ यू वांट टू कंसीडर यू कैन से रेडिएशन। सो लाइट और रेडिएशन अज्यूम्ड एज, तो कैसा हमने अज्यूम किया। सो पहला जो पॉइंट है लाइट और रेडिएशन अज्यूम्ड एज वेव इन नेचर, ठीक है, हमने अज्यूम किया कि ये वेव नेचर का है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ये किस इन्होंने अज्यूम किया कि ये पार्टिकल नेचर का है, ठीक है, पार्टिकल इन नेचर। तो फर्क क्या पड़ता है कि अगर ये सारी चीजें हो गई, तो जब ना वेव नेचर में था ना लाइट, ऐसा अज्यूम किया दोनों ने वेव नेचर, तो दे वर एबल टू एक्सप्लेन कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे होता है एंड ऑल, है ना, उसके थ्योरेटिकल एविडेंस को यूज कर सकते थे वेरी इफेक्टिवली। फिर दे वर एबल टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, है ना, कि डिफ्रैक्शन का जो भी फिनोमेनन है दे वर एबल टू एक्सप्लेन। देन दे वर एबल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन को भी एक्सप्लेन कर पाते थे, है ना। बट क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज थी जो दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, बट उन प्रॉपर्टीज को कौन एक्सप्लेन कर पा रहा था, उन प्रॉपर्टीज को पार्टिकल नेचर से जब हम अज्यूम कर रहे थे तो हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो वो कौन सा था, एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया, जो प्रैक्टिकली तो ऑब्टेन होता ही था, बट मैं जब पार्टिकल नेचर इमेजिन किया तो थ्योरेटिकल एविडेंस भी उसके मिल गए। फिर उन्होंने इमेजिन ये कॉम्पटन इफेक्ट का भी देखा कि ये भी चीजें ना एक्सप्लेन हो पा रही है इसके थ्रू, ठीक है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन कर पाता था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ये चीजें हैं। सो अब ना प्रॉब्लम ऐसा था कि जब तक ना ये 4 आइडियाज प्रपोज हुए थे तब तक ना किसी ने इस टर्म में सोचा ही नहीं कि ना सोचो कि सारे ये लाइट की फैक्टर्स है, ये लाइट के इफेक्ट्स तो दिखेंगे ना, इंटरफेरेंस दिखेगा, डिफ्रैक्शन दिखा, पोलराइजेशन दिखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखा, कॉम्पटन इफेक्ट भी दिखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो भी दिखा। तो अब ये सारे मैकेनिज्म एक साथ में कवर नहीं हो पा रहे, तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि क्यों ना हम ऐसा इमेजिन करें कि लाइट ना या रेडिएशन जो होता है ना वो वेव नेचर का भी है और पार्टिकल नेचर का भी है। जो लाइट या रेडिएशन है वो वेव नेचर भी शो कर रहा है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, दोनों नेचर होता है। तो अगर हमने ऐसा इमेजिन कर लिया तो मतलब कि ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए, बराबर। अब ये जो है ना तकलीफ किसने उठाई, ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस जिसने दिया था उन्होंने उठाई, तो उस बंदे का नाम था डी ब्रॉगली, ठीक है। एक्चुअल में तो नाम है लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, ठीक है। अच्छा अब ना देखो ऑलमोस्ट सारे रेफरेंस बुक में उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ब्रॉगली को ब्रॉगली नहीं ब्रॉय पढ़ना है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे रेफरेंस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। डी ब्रॉगली का एक्चुअल नाम हम डी ब्रॉगली अपने हिसाब से पढ़ेंगे, बट उस बंदे का एक्चुअल नाम है ब्रॉय, मतलब ऐसे हम ऐसे उसको रीड करें, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, और स्पेलिंग वही है। तो लुइस विक्टर डी ब्रॉगली ये ना फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 1924 में अपने आइडियाज दिए। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है ना, आप इतनी चीजों को अलग अलग लेके जा रहे हो, आप इमेजिन करो कि लाइट ना वेव नेचर में है तो आपको आधे मैकेनिज्म मिल रहा है, आप इमेजिन करो कि लाइट पार्टिकल नेचर में है तो आपको आधे मैकेनिज्म मिल रहा है। तो ऐसा इमेजिन कर लो ना कि लाइट वेव नेचर का और पार्टिकल दोनों ही नेचर का है, मतलब रेडिएशन इज शोइंग बोथ द नेचर, वेव नेचर भी दिखा रहा है और आपको पार्टिकल नेचर भी दिखा रहा है। तो उसकी वजह से जहां पे आपको ना ये इंटरफेरेंस मिल रहा है, डिफ्लेक्शन मिल रहा है, पोलराइजेशन मिल रहा है, तो आप इमेजिन कर लो कि ना लाइट के वेव नेचर और रेडिएशन के वेव नेचर की वजह से इंपैक्ट मिल रहा है। फिर आप बता दो कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि ना लाइट और रेडिएशन शोइंग पार्टिकल नेचर। तो मतलब अगर दोनों नेचर शो कर रहा है तो आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे। सो अब ये क्या हो गया ना कि ये चीजें तो सजेली, क्योंकि ना इनके पास कोई थ्योरेटिकल प्रूफ तो था नहीं, ही वॉज नॉट हैविंग एनी थ्योरेटिकल प्रूफ। तो इन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया या अपना उन्होंने आइडिया दिया, उन्होंने अपना आइडिया प्रपोज किया कि ऐसा वो क्यों सोचते हैं। एंड दैट हाइपोथेसिस, तो ही गेव अ बोल्ड हाइपोथेसिस। बोल्ड हाइपोथेसिस इन द सेंस कि मतलब देखो अब बोल्ड हाइपोथेसिस अंदर ही चैलेंज्ड टू पीपल कि लाइक ना देखो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो जनरली क्या होता है कि जब तक आप ना थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं देते हो तब तक एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उन्होंने एक अजम्पशन के बेसिस पे इस आइडिया को प्रपोज कर दिया कि हाँ जो रेडिएशन होता है या लाइट होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है, और उसके बाद ना थोड़े सा और आगे बढ़ गए उन पॉइंट्स को हम फोकस करते हैं।
तो इन्होंने क्या बताया कि देखो अभी आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे ना कुछ मैकेनिज्म इसके ना वेव के टर्म से कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ मैकेनिज्म इसके यू कैन से पार्टिकल नेचर से कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब इन्होंने पहला जो पॉइंट बताया, इन्होंने क्या कहा कि आप ऐसा इमेजिन कर लो कि पहला जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के हिसाब से आप देखो तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, तो इन्होंने बताया अगर इस रिलेशन को बहुत अच्छे से देखोगे सो यू विल फाइंड आउट, आपको क्या दिखेगा कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लियर? जहां पे E स्टैंड होता है किसके लिए? एनर्जी के लिए। M जो है वो स्टैंड होता है मास के लिए। इन्होंने बताया जो एनर्जी है ना वो नथिंग बट रेडिएशन है, समझ में आ रहा है? और ये जो मास है ना वो क्या है? पार्टिकल है। करेक्ट? तो इन्होंने क्या बताया कि अगर इसको रिलेट करो ना, अभी ये पार्टिकल नहीं ले रहा या ऐसे भी दिखाना तो बताना है कि ये जो इक्वेशन है ना ये क्या बताता है कि कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन रेडिएशन एंड द मास, है ना? ये इक्वेशन क्या बताता है? कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड रेडिएशन, बिटवीन मास ब्रैकेट में लिखना तो आप लिख लो पार्टिकल, ठीक है, एंड रेडिएशन ब्रैकेट में लिखना आप लिख लो एनर्जी, ठीक है। इनका मेन फोकस ना मास के ऊपर और रेडिएशन के ऊपर है, समझ में आ रहा है? तो इन्होंने बताया जो मास है ना वो रेडिएशन या एनर्जी से ये लिंक हो पा रहा है ना प्रॉपरली, अंडरस्टूड? तभी तो इक्वेट हो रहे हैं ना। ये जो एनर्जी है इट्स अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन एक हिसाब से हो गया, और ये जो मास है ये इक्विवेलेंट है, मतलब जो रेडिएशन है ना वो इक्विवेलेंट है मास की वजह से जो आपको मिल रहा है वैल्यू। क्लियर? तो यहां पे एक ये पर्टिकुलर रिलेशन फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो जो इनका क्या कहने का मतलब है कि इसका मतलब ना जो भी रूल रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल होगा वही रूल किसके लिए होगा? मास के लिए एप्लीकेबल होगा। देखो अभी नेचर का रूल बहुत सिंपल सा है, तो इन्होंने क्या बताया कि ना नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। ये भी टर्म आपको ऐसे ही मिल जाएगा, है ना? ये जो पर्टिकुलर टर्म है आपको ऐसे मिल जाएगा, नेचर लव्स सिमेट्री, ठीक है। तो नेचर लव्स सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि आप इमेजिन करोगे ना आप कहीं पे खड़े हो सनलाइट में, ठीक है, आपके बगल में भी बंदा सनलाइट में खड़ा है, तो अब ऐसा तो नहीं ना आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ रहा है दूसरे बंदे के ऊपर, नहीं। मतलब जो भी बिहेवियर नेचर का आपके साथ में होगा वही बिहेवियर नेचर का दूसरे बंदे के साथ में भी होगा। तो इन्होंने बताया कि अगर मान लो कुछ ऐसा कंडीशन है जो ना रेडिएशन फॉलो कर रहा है तो वो कंडीशन मास को भी फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री, क्योंकि नेचर को सभी चीजों को बैलेंस करके रखना है। नेचर कभी भी किसी चीजों को ना नजरअंदाज नहीं करता, नेचर इज नॉट गोइंग टू इग्नोर एनीबडी। तो इन्होंने बताया कि हमने क्या देखा है अब तक कि लाइट या रेडिएशन है ना वो पार्टिकल नेचर से कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा है, कुछ चीजों को वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इन्होंने पहला जो पॉइंट बताया, इन्होंने बताया कि लाइट और ब्रैकेट में रेडिएशन, और रेडिएशन में ब्रैकेट में लाइट लिखो, तो रेडिएशन और लाइट हैज ड्यूअल नेचर, है ना? इनके पास ड्यूअल नेचर है, मतलब ना रेडिएशन ना ये वेव नेचर भी शो करेगा, ये पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। सिमिलरली जो मास होगा, दैट इज फॉर द पार्टिकल, ठीक है, वो भी क्या करेगा? शुड शो ड्यूअल नेचर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना नेचर लव्स सिमेट्री। तो ये जो चीजें है ना, देखो इनका कोई ना उनके पास ना थ्योरेटिकल प्रूफ वगैरह नहीं था, उनके आइडियाज थे, जिन आइडियाज को उन्होंने पुट करके ऐसा बताया कि ये ना श्योर शॉट यही कंडीशन होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। इन्होंने फिर उसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूले वगैरह डिराइव किए, लेकिन ना लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनके फॉर्मूले को ना जो है एक्सेप्टेंस तब मिला एक डाइवर्जन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, यू विल कम टू नो डाइवर्जन जर्मर। इन लोगों ने क्या किया ना, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एंड देन दे फाउंड कि ना जो भी इनके मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से जो भी आंसर मिलता है और ओल्ड मेथड से जो आंसर मिलता है वो दोनों आंसर सेम है। जब दोनों के आंसर सेम हुए तब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट ये ना सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे ही चीजें चल रही थी। तो आप देख सकते हो क्या अजम्पशन है इनका। पहला अजम्पशन ऐसा था कि एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट रेज टू 2, तो उस हिसाब से रेडिएशन ऑफ पार्टिकल कंप्लीटली इक्विवेलेंस क्रिएट करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि जो भी ट्रीटमेंट मास को मिलेगा या पार्टिकल को मिलेगा वही ट्रीटमेंट रेडिएशन को भी मिलेगा। तो अब यहां बता दें कि ना आपको पता चला है कि जो रेडिएशन है ना उसके ड्यूअल नेचर है, तो इसका मतलब रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है तो मास के भी ड्यूअल नेचर होने चाहिए, ठीक है।
तो उन्होंने ये बताया कि मास शुड शो ड्यूअल नेचर। क्यों? क्योंकि ना नेचर किसी चीज में डिफरेंशिएट नहीं करती है, नेचर सबके सामने सिमेट्रिकली चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करती है या सिमेट्रिकली या बैलेंस बना के रखती है, बेसिकली बोलने का ये मतलब है। तो अब ना इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि जो मैटर होता है या जो मास होता है, यहां पे हम ना मास को मैटर लेंगे, हम जो मास को ना मैटर लेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है ना ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन मतलब लाइट यहाँ पे हो गया, रेडिएशन हो गया, और मैटर हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो जो मैटर हो गया ना, ये क्या है, ड्यूअल नेचर को शो करेगा, बराबर। तो लेकिन अब मैटर ड्यूअल नेचर को कब शो करेगा, ये क्वेश्चन है। तो लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि रेडिएशन जो होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है। क्यों? क्योंकि ना हमने कार्पस्कुलर थ्योरी में दिया है तभी वो पार्टिकल था, वेव थ्योरी में हमने देखा वो वेव था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में वो वेव था, और ना क्वांटम थ्योरी में उसको पार्टिकल जैसे हमने ट्रीट किया। बट ना मैटर के केस में कैसे वो वेव से एसोसिएट होगा, मतलब किस तरह से ना वेव आएगा, समझ में आ रहा है? मतलब पार्टिकल नेचर तो होगा मैटर का, दैट वी नो, बट ना वेव कहां से आएगा। तो डी ब्रॉगली के लिए ना यह बहुत ही चैलेंजिंग था। तो डी ब्रॉगली से ये ना स्टेटमेंट है, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट ये था कि मैटर इन मोशन, मैटर इन मोशन, जब ना मैटर मतलब हो गया मास, जब मोशन हो गया मैटर मास हो गया या पार्टिकल हो गया इन मोशन, मैटर इन मोशन इज एसोसिएटेड विथ वेव, ठीक है। तो जब मैटर ना मोशन में होगा तो क्या होगा, वो वेव के साथ में एसोसिएट हो जाएगा। तो जैसे कि अभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहे हो, जब ये ऑब्जेक्ट होगा, जब ये मूव करेगा तो दे आर सेइंग, मतलब ही इज सेइंग कि ना ये जो होगा इसके अराउंड ना वेव जनरेट होगा, वो वेव ही इसको गाइड करेगा फॉर द मूवमेंट एंड ऑल। तो ये होगा तभी जनरेट होगा जब ये मोशन में सेट होगा, अगर मोशन में सेट नहीं होगा तो वो वेव जनरेट नहीं होगा। अब जो दूसरा पॉइंट है इनके हिसाब से, तो ये है, ये आइडिया का जो हमको समझना है। तो अगर ना जो वेव मिल रहा है उस वेव को क्या बोलेंगे, तो इन्होंने बोला वेव एसोसिएटेड विद मैटर इन मोशन, वेव एसोसिएटेड किसके साथ में, विद मैटर, वेव एसोसिएटेड विद मैटर कब, इन मोशन, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज, उसको क्या पढ़ेंगे हम, इज कॉल्ड एज मैटर वेव, क्योंकि ना मैटर की वजह से वो वेव मिल रहा है तो हो गया मैटर वेव। और ये ना डी ब्रॉगली ने इस आइडिया को प्रपोज किया है, इसके लिए उस वेव का नाम हो गया डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। अब क्या हो गया कि ना ये तो स्टेटमेंट हो गया, इससे मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑल्सो, तो डी ब्रॉगली ने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी ये डिराइव करके दिया। तो अब ना डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, ये जो है इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, तो ये होगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का जो मैथमेटिकल है वो पार्ट पे भी फोकस करते हैं। एंड ही गेव अ ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन यू कैन से। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से व्हाट ही सेड, उन्होंने क्या किया ना, दो कंडीशंस को लिया, एक ना आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन को लिया, दूसरा क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो था उसको उन्होंने सेलेक्ट किया। और उन्होंने बताया ना कि पहले तो उन्होंने ना रेडिएशन के हिसाब से किया, उन्होंने रेडिएशन के हिसाब से, अभी भी देखो अभी भी उन्होंने ना वेव मैटर के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, वो ना रेडिएशन के हिसाब से करे कि चलो रेडिएशन के लिए ऐसा होता है तो वेव के लिए ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ही शोड मैथमेटिकल प्रूफ फॉर द रेडिएशन का ड्यूअल नेचर, बट ही डिडंट शो द मैथमेटिकल प्रूफ फॉर द मैटर का ड्यूअल नेचर, अंडरस्टूड। अभी वो कैसे मैटर में पहुंचते ना, उस पॉइंट को आप ध्यान दो। तो इन्होंने पहला जो पॉइंट बताया कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन मतलब उस रिलेशन के हिसाब से क्या था, रेडिएशन शोज, अब रेडिएशन क्या शो करता है, रेडिएशन शोज पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब कैसे ये पार्टिकल नेचर शो करता है वो पॉइंट को देख लो। अभी ई है, ये एनर्जी या रेडिएशन है। अब यहां पे आपने एम लिखा मतलब मास हो गया, मास हो गया मतलब मैटर हो गया, मैटर का मतलब पार्टिकल नेचर हो गया, तो MC स्क्वायर, है ना। इन्होंने बताया देखो रेडिएशन ने क्या किया, पार्टिकल नेचर शो कर दिया। फिर इन्होंने क्या बताया कि क्वांटम ने भी कुछ बताया था, तो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
वैसे एक्चुअली ना लाइट को यहाँ पे ऐसे पैकेट की तरह हमने इमेजिन किया है, और वो क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है ये ना एज अ पार्टिकल ही बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन आगे इन्होंने क्या बताया कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था यहाँ पे, रेडिएशन शोज, रेडिएशन क्या शो करता है, रेडिएशन शोज वेव नेचर। अब ये वेव नेचर कैसे शो करता है, अभी देखो ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करा ना, लाइट इज अ फोटोन इन फॉर्म ऑफ पैकेट ट्रेवल करा, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। तो यहाँ पे वेव कहां से आ गया, तो इन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी ई हो गई, तो ये क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे है, एच न्यू से। तो न्यू क्या होता है, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने बोला इसको और आगे एक्सटेंड करोगे तो आपको मिलेगा एच सी अपॉन लैम्डा, जहां पे न्यू का फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो इन्होंने बता देखो अब यहाँ पे रेडिएशन का वेव के साथ में क्या हो गया, रिलेट हो गया, बराबर। और इन्होंने क्या बताया, आप भले ही पार्टिकल इमेजिन करो या आप उसको वेव नेचर का इमेजिन करो, जो एनर्जी कैरी होगा दैट विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर मैं रिलेट करूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, 1 एंड 2 से हमको मिलेगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिला, एच सी अपॉन लैम्डा, क्या कैंसिल होगा, सी के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज को मैं यहां लिख देता हूं। तो इन्होंने क्या बताया कि आप उस वैल्यू को अरेंज करते हो, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा कहीं एच को मैंने न्यूमरेटर में ही रखा, अब जो ना n इंटू सी है ना उसको डिनोमिनेटर में इस साइड में लिखा, राइट हैंड साइड में। अब अगर आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर ना। तो अभी क्या हो गया कि यहां पे ना ये मास हो गया और ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। मास इनटू स्पीड भी कंसिडर कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहां पे ना मोमेंटम जो है ना, ये मास को और जो स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उससे मल्टीप्लाई होकर आपको पी की वैल्यू दे रहा है। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन पी हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इसमें ही अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये जैसे ना फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि हमने लिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, ये क्या होगा ना, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट है मतलब ये रेडिएशन से ऑब्टेन हुआ है, बराबर। तो इन्होंने बताया कि देखो आप ना रेडिएशन ना हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रहा है, बराबर, या हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिला है फॉर द रेडिएशन। तो इसका मतलब हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए भी मिलना चाहिए, मैटर के लिए भी मिलना चाहिए। If we are getting the d Broglie wavelength for the radiation, we should get the d Broglie wavelength for the matter also. तो इन्होंने वही बताया कि अगर मान लो if इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, फिर अल्फा पार्टिकल और एंड न्यूट्रॉन travels with v स्पीड। तो अगर ना ये v स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन, ये क्या हो गया ना, ये पार्टिकल्स हो गए, मतलब ये मैटर हो गए। तो जब ये v वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे तब इनका वेवलेंथ क्या होगा, तब हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया h अपॉन m इंटू v, मतलब ये भी क्या होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया। तो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड टू रेडिएशन एंड दिस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड टू पार्टिकल। समझ में आ रहा है। और अगर वैसे भी आपको रिलेट करना है तो ये जो फॉर्मूला होता है ये दोनों को लिंक कर लेता है। लैम्डा विल रिप्रेजेंट द वेवलेंथ एंड जो पी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल को, मतलब मोमेंटम। पी है मोमेंटम विल रिप्रेजेंट पार्टिकल और लैम्डा विल रिप्रेजेंट वेव। तो ये क्या कह रहे हैं कि ना ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये तो उन्होंने सिमेट्री के बेसिस पे कि नेचुरल लॉ ऑफ सिमेट्री करके उन्होंने इसको डिराइव कर दिया। देखो ऐसा कोई आगे इन्होंने कैसा कोई प्रूफ नहीं दिखाया कि ना मैटर किस तरह से इस वैल्यू में पहुंचता। इन्होंने बस ऐसा बताया कि ना देखो रेडिएशन ये फॉलो कर रहा है, मतलब मैटर को भी फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए ना डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है उसको हम ना बोल्ड हाइपोथेसिस कंसिडर करते हैं। मतलब ना देखो अब क्या है कि ना मैंने कुछ ना ऐसा डिराइव करके दिया नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिया है, फिर भी मैंने मेरे आइडियाज प्रपोज कर रहा हूं कि नहीं ये ट्रू ही है, तो वो बोल्ड हाइपोथेसिस ही हो गया ना। सो अब इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें आगे बढ़ना है। तो देखो हमारे पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस होता तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, बट इफ इट इज रिलेटेड टू लाइट तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इनटू c, बट इफ इट इज रिलेटेड टू पार्टिकल तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इनटू v, जहां पे v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा। सो अब हम इन चीजों को ना थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हमें रिलेशन निकाला। तो अभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या होगा कि इन्होंने बताया कि चलो ठीक है, आप ये चीजें ना जो ये सारे कंडीशंस है, आपको रेडिएशन वगैरह मिल रहा है या पार्टिकल, तो अभी अल्फा पार्टिकल
और ये जो है आपका न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये ऐसे तो जनरेट होंगे नहीं, तो इनके लिए पावर सप्लाई चाहिए। तो पावर सप्लाई चाहिए तो यू विल गिव सम पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल की वजह से ये पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं। तो इसके लिए बोलेंगे हम लोग कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। या ऐसा इमेजिन करो रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन किसके बीच का रिलेशन निकाल रहा है, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके साथ में निकाल रहे हैं, वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। चलो ठीक है, एक और टर्म है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल स्लैश काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो दोनों साथ में कवर हो जाएगा। एक्चुअली हम तो पहले काइनेटिक एनर्जी कवर करेंगे, फिर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे पहुंचेंगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी से पहले ना देखो, एक तो है आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का हम जो टर्म यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, और इज इक्वल टू वर्क, ये कौन सा टर्म यूज करेंगे। और वर्क का फॉर्मूला आपको पता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ पे ये V क्या है, V इज द पोटेंशियल। हमने ना इसी चैप्टर में स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम पे भी यूज किया था कि ना जितनी एनर्जी, मतलब ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, तब ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और उसका फॉर्मूला होगा Q इंटू V, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का था ना पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। अगर आपको याद होगा, देखो ध्यान से देखना कि हमने लिया था V नॉट इज इक्वल टू x वोल्ट, बराबर। मतलब यहां पे क्या होगा कि अगर हमारे पास ना पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इन्हें बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। दैट इज ना EV नॉट। क्या करना था हमको, जस्ट x को लेना था और यहाँ पे EV, मतलब ये चीजें रिलेट हो गई ना। कैसे देखो, यहाँ पे V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको हमने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा जो पॉइंट है उसको हमने क्या देखा कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जस्ट आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है Q इंटू V, जहां पे Q चार्ज हो गया और V क्या होगा, पोटेंशियल हो गया। तो दिस इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज पार्टिकल विल एक्सेलरेट और विल मूव, ठीक है। जैसे अभी जो भी है ना, यहाँ पे आपने जो भी प्लेट्स लगा दी या बैटरी पावर सप्लाई जो भी होगा, कि यहाँ पे अगर आप इमेजिन कर लो कि चलो ठीक है, यहाँ पे आपने V वोल्ट दे दिया, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे अगर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, जो भी डायरेक्शन होगा, वॉट एवर डायरेक्शन, तो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस दे आर फोर्स्ड टू मूव। बेसिकली दैट आई वांट टू से कि अगर पावर सप्लाई ना, जैसे अभी ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल होगा ना, जैसे नॉर्मल लेते हो बैटरी वगैरह में, तो अब ये क्या होगा कि देन इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज पार्टिकल आर फोर्स्ड टू मूव बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल होगा ना, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अब यहां पे ना हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, तो आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, है ना, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से हमको क्या मिल रहा है, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल, जो मैथमेटिकल वाला है ना, वो वैल्यू अपने को लिखना है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, बराबर। अब ये बोल रहे हैं देखो, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, लैम्डा तो वही रहना पड़ेगा क्योंकि लैम्डा का ही हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही रिलेशन निकाल रहे हैं। तो अब p क्या है, p इज द मोमेंटम। अब मोमेंटम को कैसे रिलेट करोगे, तो देखो जब भी पार्टिकल्स एक्सेलरेट होंगे ना, तो देन दे विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करो इसके साथ में, बराबर। तो अब आप ना पहले इमेजिन कर लो, लेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल E। क्यों ऐसा इमेजिन करोगे कि ना K डॉट है, फिर E डॉट होगा, तो मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा अगर दो टर्म होगा। तो ऐसा ना हो कि आप K को भी एक टर्म ले लो, E को भी एक टर्म ले लो, दैट शुड नॉट हैपन। आप K भी ले सकते हो कि चलो ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का नोटेशन हमने K ले लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ये ना आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। सो मान लो इस वैल्यू में अगर आपने ना m की वैल्यू और v की वैल्यू को एक जगह ले लिया और दूसरी वैल्यू, तो ये mv की वैल्यू p हो जाएगी इंटू v। तो मतलब v भी चेंज होगा, p भी चेंज होगा और k भी चेंज होगा, है ना। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होना ही है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। तो एक इक्वेशन में अगर 3 पैरामीटर्स है या 3 वेरिएबल्स है, तो वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना कि तीनों अगर वैल्यू हो रहे हैं। तो क्या होना चाहिए कि अगर 3 वेरिएबल टर्म है, अगर 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म में से 2 टर्म कैन बी वेरिएबल एंड 1 टर्म हैज टू बी कांस्टेंट। तो अब वो वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा जहां पे आपने mv स्क्वायर को mv और इंटू v में ब्रेक करके आप उसको सिंप्लीफाई करो। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हाफ हो गया, ये क्या होगा mv स्क्वायर हो गया। आप इसको क्या करते हो, m से न्यूमरेटर में और m से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो, ये होगा k इज इक्वल टू। अब ना यहाँ पे हम ना पार्टिकल नेचर के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हाफ हो गया, ये क्या हो गया, m इंटू m क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया, और ये v स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या होगा, ये m हो गया। तो पार्टिकल के लिए तो वेलोसिटी v ही होगा ना, पार्टिकल के लिए तो वेलोसिटी v ही होगा।
अब अगर समझने वाली बात यह है कि अगर मास m है, पार्टिकल का वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम क्या होगा, p होगा। क्लियर? और अगर मैं स्क्वायर लेंगे तो मतलब p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर होगा और v का स्क्वायर होगा। गॉट इट? तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हाफ हो गया। दिस इज व्हाट p स्क्वायर अपॉन m हो गया। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मोमेंटम रेज टू 2 अपॉन m। हमको क्या करना है, हमको मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। तो मोमेंटम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा 2mk। ये सारी चीज आपने 11th स्टैंडर्ड में करी है, ठीक है, इट्स नॉट न्यू फॉर यू। बट अगर आपने नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है, मैंने फिर से करा दिया है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2mk, जहां पे k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। देखो यहां पे ना अब क्या करेगा, हमने इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दिया हमने 1 में। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट डू वी गेट, हमको मिला लैम्डा इज इक्वल टू, ये मिला h। P का वैल्यू क्या है, 2 है, m है और ये k है। तो ये हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा। बट ये बोल रहे हैं कि हमको तो चाहिए तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का, तो अब क्या करना है, तो इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी आप लिखो सिंस, है ना। सिंस में क्या हो गया, वही हो गया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को आपने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, जिसकी वैल्यू वर्क डन के इक्वल होगा, उसको आपने क्यू वी ले लिया। अब इस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, अभी इक्वेशन 3 को क्या होगा, वो पॉइंट को देख लो। इक्वेशन 3 बिकम्स लैम्डा का वैल्यू लैम्डा ही रहेगा, ये h हो गया अपॉन अंडर रूट ऑफ ये 2 हो गया, m हो गया, जो k की वैल्यू वहां हम क्या रखेंगे, क्यू वी रखेंगे। तो ये हो गया आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जहां पे v क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या आप अप्लाइड पोटेंशियल भी बोल सकते हो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो जनरली आपको बुक्स वगैरह में ना मोस्टली दिखेगा कि ना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ही वो मेंशन करेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब मैं यहां पे कुछ चीजें है ना जिसपे मैं ना थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है इन फॉर्मुलेस को ही मैं फिर से ले लेता हूं, ठीक है। तो जो मैंने अब तक समझा है कि चलो ठीक है ना, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक तो फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब अगर मैं पार्टिकल के हिसाब से लूंगा तो मोमेंटम का एक तो फॉर्मूला बनता है mv, करेक्ट, और उसके अलावा एक जो और फॉर्मूला बना h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk मिला, और एक और जो फॉर्मूला मिला हमको h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mqv मिला है। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी राइट नाउ हमारा फोकस ना ये वाले रहेगा जो पोटेंशियल वाला है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप मान लो इसको स्पेसिफिकली किसी पार्टिकल के लिए कंसिडर कर रहे हो ना, किसी स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए कंसिडर कर रहे हो, लाइक ना मैंने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमको ना सारी वैल्यूज पता है ना, क्या क्या पता है। तो मैं जैसे इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दूंगा, बाकी के लिए मैं डायरेक्टली लिखूंगा, सो यू शुड नॉट टेक टेंशन इन दैट केस। तो जैसे पहला वाला जो है ना, मैंने लिखा यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं लिख रहा हूं तो देखो फॉर्मूला हमारे पास तो बहुत सिंपल सा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ ये क्या है, 2mqv है, करेक्ट। अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर मान लो मतलब है ही वो चीजें, तो m का वैल्यू कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है, बराबर। और जो Q है ना, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो देखो अपने पास h की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई। बोले जब इनकी वैल्यूज को आप पुट करते हो तो आपको लैम्डा का वैल्यू क्या मिलता है, तो देखो लैम्डा का वैल्यू मिलता है 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडर रूट ऑफ v मीटर मिलता है। ये फिक्स कैलकुलेशन है, तो इसके लिए टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ना 10⁻10 को आप हटा देते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ v क्या होगा, ये एंगस्ट्रॉम होगा। मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई किया है उसके बेसिस पे मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे लैम्डा ही लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि और भी तो चार्ज पार्टिकल हैं, और भी तो चार्ज पार्टिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, प्रोटॉन है, आपके पास न्यूट्रॉन है, आपके पास अल्फा पार्टिकल है, तो उनके लिए क्या सिनारियो है, तो इन्होंने बताया उसका भी टेंशन नहीं है। तो जैसे ना अगर आप ना मास को कंसिडर करते हो, देखो यहां पे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्या देखा कि मास का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, है ना, मास का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ये मास के साथ कैसे रिलेटेड है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रूट m, है ना। तो ये मास जितना ज्यादा होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतना कम होगा, क्लियर। सो अब इन्होंने बोला प्रोटॉन के लिए,
फॉर प्रोटॉन। अभी वो प्रोटॉन के लिए ना ऐसी स्टोरी होगी, ऐसे वैल्यूज पुट करोगे, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूं। तो लैम्डा जो प्रोटॉन का होगा उसकी वैल्यू होगी ना, ये तो 0.286 अपन का होगा रूट वी एंगस्ट्रॉम। समझ आ रहा है? अब वैसे ही ना किसके लिए होगा, ड्यूट्रॉन के लिए, फॉर ड्यूट्रॉन। अब समझ लो ना ड्यूट्रॉन का मास क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मास ज्यादा हो गया तो लैम्डा की वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो अब होगा लैम्डा फॉर व्हाट, ड्यूट्रॉन, उसका वैल्यू क्या है 0.202 अपॉन क्या होगा अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, है ना। अब ऐसे अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए ले रहे हैं तो क्या होगा, फॉर अल्फा पार्टिकल, क्लियर। अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हो तो लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, ये होगा 0.101 अपॉन क्या है अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट इन्होंने मेंशन कर दिया कि देखो जब हमने ना एग्जांपल लिया था ना यहां पे, जब भी कंसिडर किया था कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है एंड न्यूट्रॉन को भी हमने कंसिडर किया था, उसका वेलोसिटी क्या होगा, वी होगा। तो न्यूट्रॉन भी तो पार्टिकल है। तो अभी क्या न्यूट्रॉन के केस में क्या होता है, ये बोल रहे हैं न्यूट्रॉन के केस में ना आप ना ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2m³ नहीं यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ना न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। तो अब न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं तो कोई बात नहीं ना, न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी तो होगा, न्यूट्रॉन विल हैव इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी ना। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं लैम्डा, ये यहां पे मैंने लिख दिया क्या, फॉर न्यूट्रॉन, फॉर न्यूट्रॉन, तो ये होगा लैम्डा फॉर न्यूट्रॉन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर न्यूट्रॉन के लिए आप ले रहे हो तो 0 पॉइंट, याद करने के साथ मैं बता देता हूं, जो प्रोटॉन का वैल्यू है ना न्यूमरेटर का वही लिखना है आपको। तो ये 0.286 ये एंगस्ट्रॉम है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा के, काइनेटिक एनर्जी, और किसके टर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन है ना ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो ये क्या होता है, इट्स अ थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे न्यूट्रॉन के पास क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, ये उसकी वैल्यू होगी। अब बोल रहे हैं अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, सिंपल सा टास्क है कि ये बोल रहे हैं कि अगर आपने इस काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया आपका थर्मल काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का अगर थर्मल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी तो बहुत सिंपल सा टास्क है, ये हो गया kb इंटू टी, जहां पे kb क्या हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर कैलोरी। बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो आपको ना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के हार्डली क्वेश्चन पूछेगा। मोस्ट ऑफ टाइम तो क्वेश्चन ना लैम्डा ई तक ही पूछते हैं, मतलब वैल्यूज के टर्म में अगर आप कंसीडर करो। वैसे रेशियोज वगैरह के टर्म में तो अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके बारे में पूछेगा। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये भी आपके लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। सो वंस अगेन आई होप कि जो मैंने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बताई है ये आपको समझ में आई होगी। सो एज यू कैन सी क्वेश्चन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, which one of the two has greater value of de Broglie wavelength, less kinetic energy, greater momentum, justify your answer। तो यहां पे ना अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है ना कि मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं ना उस पॉइंट पे आता हूं। तो जैसे कि अगर मैं ना अल्फा पार्टिकल की बात करता हूं, सो अल्फा पार्टिकल, तो मुझे ये पहले समझना कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो देखो जो हीलियम होता है ना, हीलियम 2He4, ये होता है अल्फा पार्टिकल। तो फिर दूसरा होता है ड्यूट्रॉन, क्या होता है, जो ड्यूट्रॉन होता है ना ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, बट ये 1H2 होता है। फिर प्रोटॉन क्या होता है, जो प्रोटॉन है वो भी हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप, मतलब 1H1 होता है। ये चीजें आपने लर्न की होगी ना, प्रोटॉन है ये ड्यूटेरियम वगैरह करके आपने लर्न किया होगा। ये अल्फा पार्टिकल हो गया। देखो इसमें जो है ना लोअर पॉइंट है, जैसे कि अभी मेरे पास कोई एलिमेंट एक्स है और मैंने यहाँ पे जो भी ये जेड हो गया और ये ए हो गया, तो ये ना मुझे किसको रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअल में यहाँ पे ना मास नंबर है, बट ना ये एक्चुअली ना यहाँ पे जब मैं कंपेयर करूंगा तो वो मुझे ना मास को बताएगा, मतलब कितने टाइम मास ग्रेटर और लेसर होगा। व्हेन यू आर कंपेयरिंग, जब मैंने इसको इसके साथ में कंपेयर करूंगा तो ये चार्ज कितने टाइम ग्रेटर और लेसर होगा वो इन्फॉर्मेशन देगा, है ना, लोअर वैल्यू। मतलब यहाँ पे समझने के हिसाब से ये जो 2 है और ये 1 है, मतलब ये 1 से ये 2 कब इक्वल होगा, मतलब ये 1 की वैल्यू 2 कब होगी, जब उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ना इस वैल्यू का जो चार्ज होगा उसको ट्वाइस करोगे तब आपको ना अल्फा पार्टिकल का चार्ज मिलेगा। वैसे ये वैल्यू 2 है, बट यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का मास कितना 4 है, तो ये वैल्यू 4 कब होगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई विद 2, मतलब जब ये वैल्यू को 2 से, जब ना मतलब न्यूट्रॉन के मास को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे अल्फा पार्टिकल का मास मिलेगा। तो इसमें से जो हैवियर अगर आप कंसिडर करो तो जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, ये
मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लिया, फिर मैंने मास ऑफ प्रोटॉन ले लिया, तो अल्फा पार्टिकल जो होगा ना हैवियर होगा इन कंपेयर टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज हैवियर इन कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, ये स्टोरी है और इसी सीक्वेंस को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैं मान लो आपको रिलेशन निकालना है ना, वैसे रिलेशन पहले भी किया हुआ है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपको रिलेशन निकालना तो सिंपल सा टास्क है कि जैसा इन्होंने बताया है कि अल्फा पार्टिकल जो हैवियर एलिमेंट उसको आप लेफ्ट में लिख लो, तो मैंने लिख रहा अल्फा पार्टिकल ये होगा और फिर मैंने कहा ड्यूट्रॉन, मैं ना ड्यूट्रॉन या चलो ठीक है हम ना बेसिक एलिमेंट जो अभी हमारे पास है उसके हिसाब से हम ले लेते हैं और प्रोटॉन का मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं। ठीक है, रिलेशन हम सबका निकालेंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, ये होता है 1H1 होता है, और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है 2He4 होता है। क्लियर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको रिलेट करना तो देखो ये जो है ना चार्ज की वैल्यू कब इसके इक्वल होगी, जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और ये इसको क्या 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बोले उसी चीज को रिप्रेजेंट कर दो कि ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब उसको किससे रिलेट कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल से, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। देखो मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल का मास है वो कब मिलेगा, जब प्रोटॉन के मास में 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कब मिलेगा, जब प्रोटॉन के चार्ज में 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये रिलेशन हो गया। तो मतलब कभी अगर हमको रिक्वायरमेंट होगा तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अभी इस रिलेशन को मैं यहां लिख देता हूं। तो मुझे जो बात समझ में आई वो क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज व्हाट 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, और फिर दूसरा क्या, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज व्हाट 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सो अभी हम यहाँ पे कंडीशंस निकाल रहे हैं, तो अभी हम देख लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन का क्या रिलेशन है ना। ये भी तो है, हो सकता है ना कि अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन का ही पूछे, तो अल्फा पार्टिकल और ये ड्यूट्रॉन हो गया। तो अब समझ वाली बात क्या है, अल्फा पार्टिकल इज व्हाट He 2He4 और ड्यूट्रॉन क्या हो गया 1H2 हो गया। तो इसमें क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब इसके इक्वल होगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो बहुत सिंपल सा टास्क है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन एंड चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको मिलेगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। ड्यूट्रॉन के मास में 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तब आपको अल्फा पार्टिकल का मास मिला, और ड्यूट्रॉन के चार्ज में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके आपको मिला चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ में आई बात। ये भी अगर आपको लिखना है तो लिख लो, बट अभी फिलहाल हमको इसकी रिक्वायरमेंट है, आप अपने नोटबुक में लिख लो। समझ में आ रहा है, अपने नोटबुक में लिख लो। ठीक है, मैं वहां नहीं लिखता हूं। अब जो लास्ट कंडीशन में ले लेता हूं, जैसे अल्फा का प्रोटॉन्स होगा, अल्फा का ड्यूट्रॉन्स होगा, तो ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होगा वो भी तो देखना पड़ेगा। तो जो ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन सा हैवियर है, ड्यूट्रॉन हैवियर है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ड्यूट्रॉन, इस जगह पे मैंने लिखा है ड्यूट्रॉन और इस जगह पे मैंने लिखा है प्रोटॉन। तो ये क्या होगा, ये हो गया 1H1, अभी ड्यूट्रॉन हो गया 1H2। देखो यहाँ पे प्रोटॉन के यहाँ पे भी 1 है, ड्यूट्रॉन के यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के चार्ज सेम हो गए। मतलब जो चार्ज प्रोटॉन का होगा वही चार्ज ड्यूट्रॉन का होगा। क्लियर। अब यहाँ होगा मास में डिफरेंस है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा मास और जो प्रोटॉन होगा उसका जब आप 2 टाइम्स लोगे तब आपको मिलेगा मास ऑफ ड्यूट्रॉन। ये भी रिलेशन आप कहीं पे लिख लो, ठीक है। बट हमें न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन की जरूरत है, अभी जो क्वेश्चन इन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, बाद में क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशन हो सकता है कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का वो निकालना है या अल्फा और ड्यूट्रॉन का निकालना है, तो कोई भी कंडीशन होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई होप ये चीजें आपने लिख ली होगी। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मतलब क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली तो नहीं है, लेकिन पूछते हैं। ठीक है, सो अब ये क्या होगा, आप इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो उन्होंने बोला प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, व्हिच वन ऑफ द टू हैज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेस काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर मोमेंटम। सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमको ना फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले पता है तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, वरना आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। तो जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ना यहाँ पे देखो ना, सेम एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, है ना। एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं क्या कहता हूं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पोटेंशियल के टर्म में क्या है। तो देखो मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले डी ब्रॉगली के लिए, बहुत सारे। एक है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन mv, फिर क्या है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk, फिर क्या है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mqv। तो यहां पे h अपॉन अंडर रूट ऑफ ये 2 हो गया, m हो गया, ये q हो गया और ये v हो गया। ठीक है, ये मैंने लिख लिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोला है तो यही होगा। दूसरा इन्होंने बोला लेस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल से क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ना पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, या पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता होगा तो मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल।
तो एक हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी को आप के डॉट ई डॉट से लिखो, यानी तो डायरेक्टली के से लिखो, दैट्स अप टू यू। ग्रेटर मोमेंटम, तो मोमेंटम का ना देखो, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन हमको पता है, P इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ 2m के, m k है। लेकिन अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, QV है, तो मतलब मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2mqv। तो ये फॉर्मूले दिख गए मुझे कि ये मोमेंटम किससे रिलेट हो रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेट हो रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे रिलेट हो रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से। तो पहले तो मेरे लिए ना फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, अगर फॉर्मूले क्लियर है तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। सो देखो ये समझने के हिसाब से मैं लिख लेता हूं कि जो प्रोटॉन जिस पोटेंशियल से एक्सेलरेट होगा, अल्फा पार्टिकल जिस पोटेंशियल से एक्सेलरेट होगा, दोनों सेम होंगे, उसकी वैल्यू v होगी। विच वन ऑफ टू हैज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं ना, जब आप लैम्डा लिख रहे हो तो बोले कि लैम्डा ना प्रोटॉन के लिए अपना होगा, मतलब लैम्डा p इज इक्वल टू ये h हो गया अपॉन, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू ना, ये अंडर रूट ऑफ 2 हो गया, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, क्लियर, इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। पर जैसा आपने देखा है कि पोटेंशियल दोनों के लिए सेम रहेगा, तो ये v रहेगा। अब हमने क्या लिखा, लैम्डा किसके लिए, अल्फा के लिए, तो h की वैल्यू वैसे रहेगी अंडर रूट ऑफ, ये 2 हो गया, किसके लिए कर रहा हूं, अल्फा के लिए, तो मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा इनटू v, क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं कि अब इनको आप डिवाइड कर दो, मतलब लैम्डा प्रोटॉन, क्योंकि रेशियो वही निकाला आपको ना, तभी कंपेयर करोगे ना, पहले उन्होंने प्रोटॉन दिया अल्फा दिया, तो बेटर होगा मैं पहले प्रोटॉन को लिखूं फिर अल्फा को लिखूं। तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, वो है h अपॉन अंडर रूट ऑफ। देखो इसमें ना आप कट शॉर्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, समझ में आ रहा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये क्या, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, क्योंकि मैं प्रोटॉन का डिटेल लिख रहा हूं, फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया, फिर हो गया v, करेक्ट। फिर ये वैल्यू डिवाइड हो रही है किसके साथ में, h अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक है। देखो आपको फील हो सकता है कि अननेसेसरली मैं इंक्रीज कर रहा हूं, बट डोंट वरी, क्योंकि क्या है, आप ना स्टेप वाइज कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेटर आप ना स्किप कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, बट समझाने के टाइम पे एक बार आप समझ जाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया h अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या हो गया, दिस इज व्हाट 2m सब्सक्रिप्ट p हो गया, q सब्सक्रिप्ट p हो गया, इंटू v हो गया, इंटू ये वैल्यूज इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, अंडर रूट 2m अल्फा q अल्फा इंटू v, ठीक है, अपॉन क्या होगा, ये h हो गया, तो h और h की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, अभी रूट में ही है भले, लेकिन 2 की वैल्यू भी कैंसिल हो गई, v की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचा हमारे पास, लैम्डा फॉर प्रोटॉन अपॉन लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, ये क्या हो गया, अब चाहिए ना ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो दोनों को साथ में रूट में ले लो ना, बेटर होगा। तो ये हो गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब यहां से ना हमको स्मार्ट होने की जरूरत है। क्या स्मार्टनेस की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, दोनों को, मतलब ये अल्फा या प्रोटॉन के मास को किसी एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दो, चार्ज ऑफ अल्फा और प्रोटॉन के चार्ज को एक में कन्वर्ट कर दो। तो हमने क्या देखा है कि मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है, वहां पे लिखा हमने ना 4 टाइम्स दी मास ऑफ प्रोटॉन है, और जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, चार्ज ऑफ अल्फा जो पार्टिकल है वो 2 टाइम्स दी चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ले लिया हमने, तो लैम्डा p अपन क्या होगा, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 4 टाइम्स दी मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 2 टाइम्स दी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, इनटू क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल। तो अब अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 8 हो गया, क्लियर। या उसको और स्पेसिफिक अगर बोलना है तो 2√2 कर लो आप, और उसके आगे भी स्पेसिफिक होना है तो 1.414 आप पुट करके देख लो। अभी हमारा आंसर नहीं आया, ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। अब ये ना बहुत टुच्चा सा टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको समझने के लिए। ये क्या हो गया, 2√2 हो गया, इसको अपन 1 ले लो आप, समझने के हिसाब से देखो ना, 2√2 विल बी ग्रेटर देन 1, तो 2√2 किधर है, न्यूमरेटर में है। तो अगर राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर। तो अब यहां पे देखो, न्यूमरेटर की जगह पे मैं न्यूमरेटर की वैल्यू को लिख देता हूं, डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर की वैल्यू को लिख दिया, बट राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी क्या होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका ग्रेटर होगा, सो ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ग्रेटर होगा, प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ग्रेटर होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप देख लो, सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी, तो हमने क्या है, काइनेटिक एनर्जी को क्यूबी वाले फॉर्मूले से, K इज इक्वल टू क्यूबी। अब काइनेटिक एनर्जी किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए है, तो चार्ज और प्रोटॉन का पोटेंशियल तो सेम ही है, ठीक है।
अब किसके लिए होगा, अल्फा पार्टिकल के, तो चार्ज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो एक होगा चार्ज, अच्छा ये देखो मैंने यहां मिस्टेक कर दिया, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, करेक्ट। अब इनको डिवाइड कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू वी अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी, वी की वैल्यू कैंसिल हो गई। अब वापस से वही स्टोरी हो गई, तो होगा चार्ज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन दैट वे, अल्फा पार्टिकल का क्या है 2qp है, तो qp की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली हमको क्या मिला, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/2। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा टास्क हो गया डन। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में जो मेन टास्क था क्लियर हो गया, तो ये हमने निकाला। अब इसमें भी अगर रेशियो वाला पैटर्न से देखना है ना, तो यहाँ पे 1 या चलो ठीक है, इसके आगे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि जो है 1 और 2 में से कौन सा ग्रेटर है, 2 इज ग्रेटर, तो 2 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फा है, और 1 न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में क्या है, प्रोटॉन है। तो अब ये क्या होगा, अगर राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का क्या होगा, लेस होगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। देखो ना, ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेस है और यहाँ पे क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा है, तो लैम्डा और ना काइनेटिक एनर्जी ना फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk, तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कंडीशन को। अब हम आ जाते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड क्या है, ग्रेटर मोमेंटम। तो बहुत सिंपल सा टास्क है, ग्रेटर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला हमको पता है, p इज इक्वल टू 2mk, करेक्ट। सो अब इन्होंने बताया है कि अच्छा हमको ना सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए लेना है, तो ये नहीं ले सकते हम, फिर हमको ये लेना पड़ेगा 2mqv। तो p इज इक्वल टू क्या होगा, सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए है, तो ये है अंडर रूट ऑफ है, 2 है, m है, q है और ये v है। ये किसके लिए, चलो ठीक है, प्रोटॉन के लिए पहले लेना हमको। प्रोटॉन का हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया। वैसे ही ये मोमेंटम लेना किसका, अल्फा पार्टिकल के लिए, तो ये है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m फॉर अल्फा पार्टिकल, q फॉर अल्फा पार्टिकल एंड v। तो ये दो आपके पॉइंट्स हो गए। अब ना इनकी जरूरत नहीं है, इन पॉइंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब क्या होगा। अब इनका आपको रेशियो लेना है, तो p फॉर प्रोटॉन मतलब मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, मोमेंटम फॉर अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ ये 2 हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया, इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा पार्टिकल की वैल्यू पुट करें हम लोग, तो 2 टाइम्स द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो प्रोटॉन वाली वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दिया, अल्फा पार्टिकल की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी, तो वी की वैल्यू कैंसिल, 2 की वैल्यू कैंसिल, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन एंड मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, देखो अब इसको हम ना एक ही रूट में ले लेते हैं और मैंने डायरेक्टली एक स्टेप स्किप कर देता हूं। ये मास ऑफ प्रोटॉन को वैसे रखो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को भी वैसे रखो। यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैंने डायरेक्टली लिख दिया 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल को लिख दिया 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। वो रिलेशन आपको पता है ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये एमपी एमपी क्यूपी क्यूपी कैंसिल हो गया, तो ये प्रोटॉन का मोमेंटम अपॉन अल्फा पार्टिकल मोमेंटम इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू 1 होगा डिनोमिनेटर में भी है, तो ये 1 अपॉन एक्चुअल में ना रूट 8 हो गया, और सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 2 रूट 2 हो गया, ठीक है। अब समझने के हिसाब से ये 1 ले लिया हमने, यहाँ पे 2 रूट 2 ले लिया, करेक्ट। 2 रूट 2 इज ग्रेटर, और 2 रूट 2 किधर है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फा है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोटॉन है। तो अब क्या हो गया कि अगर राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो आई होप कि ये सारी चीजें ना आपको समझ में आई होंगी कि हम ना किस तरह से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो वंस अगेन आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।